नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल्स में आपका स्वागत है। मंदी की आशंका का असर पूरे कमोडिटी मार्केट्स पर देखने को मिला है। एक महीने में पाम तेल का भाव 40% गिरा, वहीं कॉटन, शुगर, गेहूं वगैरह में भी 20% से ज्यादा की गिरावट है। ऐसे में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जानेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कल करीब 10% गिरने के बाद आज कच्चे तेल में लौटी खरीदारी। ब्रेंट में 104 के करीब कारोबार। ग्लोबल मंदी के कारण मांग गिरने की आशंका से बना दबाव। कच्चे तेल में ठंडा पड़ा उबाल। कल की जोरदार गिरावट के बाद आज भी भावों में 104 के आसपास कारोबार। ग्लोबल मंदी की आशंका और जुलाई में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से सोने चांदी पर दबाव। कॉमेक्स पर 1770 के आसपास सोना, $19 के नीचे लुढ़की चांदी। बेस मेटल्स में आज भी है दबाव। एलएमई पर 17 महीने के लोज पर कॉपर। एमसीएक्स में भी 650 के नीचे लुढ़के भाव। ग्लोबल मंदी की आशंका और चीन में कोरोना के नए मामले आने से बना दबाव। सस्ता होगा खाने का तेल। सरकार ने तेल कंपनियों को दिए 10 से 12 रुपए दाम घटाने के निर्देश। कहा एक हफ्ते में कम करें भाव। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के कमोडिटी कंसल्टेंट बीरेन वकील और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट तपन पटेल। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तपन, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स आज के बाजार में कहां होंगी। तपन हमारे साथ ज्वाइन नहीं किए हैं। बीरेन जी, आपसे पूछ लेते हैं, आज की टॉप पिक्स आपकी कहां है? मार्केट काफी कमजोर है बिकॉज ऑफ एक हिसाब से स्टैम्पर्ड जैसी सिचुएशन है। यहाँ पे फिलहाल एग्री स्पेस में तो कोई कॉल नहीं बन रहा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चॉइस है जी। तो आज कोई कॉल नहीं है मेरे पास। और नॉन एग्रो स्पेस में कहाँ देखते हैं आप बीरेन जी यहाँ पर कमाई के मौके? यहाँ गोल्ड में मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 51,400 450 के आसपास, 51,750 800 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और डाउन साइड में हम 50,500 700 के बीच का रख सकते हैं। 3-4 दिन की अवधि रहेगी। ऑलराइट, तो सोने में ये कारोबार यहाँ पर करने की राय है। तपन, आपकी टॉप ट्रेड्स कहाँ होंगी आज? जी गुड इवनिंग। मुझे लग रहा है सेलिंग जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। नो डाउट थोड़ा यहाँ से बाउंस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट जो है मार्केट के वो डाउन है, तो सेलिंग करके चलना चाहिए। खास करके सिल्वर में मुझे लग रहा है वापस से 57,200 की रेंज अगर आती है तो वहां से सेल करना चाहिए। डाउन साइड 56,500 56,200 का सपोर्ट रहेगा। गोल्ड में भी मुझे लग रहा है दायरा ये सीमित रहेगा, लेकिन ओवरऑल 51,500 से लेके 51,000 की जो रेंज है वहां इसमें ट्रेड हो सकता है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, यूरो में अभी रिकवरी काफी जारी है, तो उसका प्रेशर गोल्ड और दोनों में रहता है। क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है वापस से 8,010 के लेवल से सेल करना चाहिए। टारगेट ओवरऑल मुझे लग रहा है सपोर्ट 7,680 वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं, तो सेल ऑन राइज का ही यहाँ पे रन रखे। 8,010 पे सेल करके 8,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 7,680 का टारगेट रखे। ऑलराइट, यानी कि वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर जारी रह सकती हैं और बिकवाली की राय यहाँ पर अब भी जारी है। लेकिन बात हम यहाँ पर अब खाने के तेलों की करेंगे, जहाँ पर आज हुई मीटिंग में सरकार ने यहाँ पर तेल कंपनियों से कह दिया है कि खाने के तेलों में यहाँ पर वो 10 से 12 रुपए प्रति लीटर कम करें, और ये काम यहाँ पर अगले एक हफ्ते 10 दिन में करने की राय यहाँ पर बताई गई है। तो क्लियरली फेस्टिविटीज से पहले ये काम होगा। और जिस तरह से खाने के तेलों के भाव गिरे हैं, जिसका इंपैक्ट अब तक हमने रिटेल में आता हुआ नहीं देखा, ये भी चीज एंश्योर करने के लिए यहाँ पर सरकार ने के तेल की कंपनियों को बोला है। सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ अब यहां पर जुड़े हैं। संदीप जी नमस्कार। क्लियरली एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पिछले एक महीने में देखने को मिली है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमने रिटेल में आता हुआ नहीं देखा, जिसकी आज यहां पर सरकार ने खाने की तेल की कंपनियों को बता दिया है। कैसे देखते हैं आप इसके इंपैक्ट्स, और कितना यहां पर कम हो सकते हैं भाव? एज ऑफ नाउ क्या चल रहे हैं, और कितनी हम गिरावट रिटेल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते 10 दिन में? मनीषा जी देखिए, यहाँ जो प्राइस गिरी है वो पिछले 15 दिन में गिरी है, 15-20 दिन में गिरी है। और ये प्राइस को इंपोर्ट की प्राइस को माल आएगा, नया प्राइस का माल प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके वो सप्लाई चेन में जाएगा। उसको एक ट्रांसमिशन टाइम होता है 2-3 हफ्ते का मिनिमम। सो वो ट्रांसमिशन टाइम अभी है, तो अभी मतलब अगले 10 दिनों में इंडस्ट्री ने भी गवर्नमेंट को बोला है कि 15 रुपया लीटर 10 रुपया लीटर हम घटा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वो ट्रांसमिशन होके 2 हफ्ते में रिफ्लेक्ट कर जाएगा रिटेल लेवल पे, उसमें वो हो जाएगा। और उससे जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का गोल है कि कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर रिटेल प्राइस जब मॉल में जाए या एक बाजार में जाए तो वहाँ उसको मिलना चाहिए, या रिटेलर क्या मिलना चाहिए वो उसको मिल जाएगी वो कीमत, उसमें कोई दो राय नहीं। और इंडस्ट्री प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, सब फैक्ट्स फिगर्स उनके सामने रखे हैं, गवर्नमेंट ने भी बात समझी है।
और वो समझ के बात आगे बढ़ रही है। और ये जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को उस तरह से फॉलो हो रहा है। संदीप जी, सवाल है, या बोलिए जी संदीप जी, जिस तरह से हमने भाव गिरते हुए देखे हैं, जैसे आपने कहा पिछले 15 दिन में भाव गिरे हैं और रिटेल में यहाँ पर आने में समय लगेगा, लेकिन जिस तरह की सरकार की बातचीत रही है कि फेस्टिविटीज से पहले वो चाहते हैं भाव कम रहे। फेस्टिविटीज यहाँ पर अगस्त में स्टार्ट होंगी। अगर हम अगले 2-3-4 महीनों की भी बात करें तो आपको लगता है जिस तरह का ट्रेड सिनेरियो और जिस तरह की अवेलेबिलिटी फिलहाल बाजार में है, भाव लगातार अगले 3-4 महीने तक कम ही रहेंगे? यस मनीषा जी, मुझे पूरा ख्याल है कि ये रिटेल में ट्रांसमिशन 2 हफ्ते में हो जाएगा और उसमें फिर हमारी जितने भी फेस्टिवल्स है, फिर दशहरा दीपावली तक के जो फेस्टिवल्स है, तब तक डेफिनेटली, या पूरा साल देखिए 2022, फिर दाम नीचे ही रहेंगे। जो पीक था वो निकल चुका है, जो प्रॉब्लम्स थी सप्लाई चेन में वो निकल चुकी है। सो इंडोनेशिया ओवर फ्लडिंग हो चुकी है माल की उनके पास, वो तो माल कैसे भी करके बेचना चाहते हैं। तो ये सब हालात देख के और सोयाबीन में भी तो सेलिंग अच्छी आ रही है। बहुत शिकागो मार्केट भी बहुत गिरा है, क्रूड भी गिरा है। तो 2000 अब वो जो पीक्स है वो हर चीज में देखिए, एग्री कमोडिटी और एडिबल ऑयल नहीं, बहुत सारे कमोडिटीज में आप देख रहे हैं, मेटल्स में और दूसरी सॉफ्ट कमोडिटीज में, सब में अभी हम दाम तो कोई 3 महीने का लो है, कोई 6 महीने का लो है, कोई 12 महीने के लो पे आ गए हैं जी। तो आई थिंक कमोडिटीज का जो अपसाइड का जो फेज था वो करीबन ओवर हो चुका है। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं और ये सबको देख के अब कमोडिटीज सब डाउन साइड में ही है। इवन स्टॉक एंड इक्विटीज भी डाउन साइड में हम देख रहे हैं। तो ये पूरा जो मार्केट्स जो थे, जो कोविड के टाइम से शुरुआत हुई थी अपसाइड जाने की 2020 में जून ऑनवर्ड से, वो अभी मुझे लग रहा है पिछले 3 महीने से, ये जैसे 1 अप्रैल 2022 से जब शुरू हुआ ये फाइनेंशियल ईयर जी, तो इसमें अब सब डाउन ही ट्रेंड दिखने को मिल रहा है और ये पूरा अभी ऐसे ही चलेगा। ओके, और एक फाइनल सवाल संदीप जी, बहुत सारे कंज्यूमर्स यहाँ पर खाने के तेलों को होल्ड करना चाहेंगे, स्टॉक भी करना चाहेंगे। बहुत हाई प्राइसेस हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अगले 15-20 दिनों में हम यहाँ पर 10-12 रुपए की गिरावट देखते हैं, तो क्या वो कंज्यूमर्स के लिए होल्ड करने की एक टाइम है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का एडिबल ऑयल भी खरीद के चलते हैं। तो आपको लगता है कि ये गिरावट में वो काम करना सही रहेगा या फिर एक लंबी समय की मंदी हम देख रहे हैं? नहीं, मंदी का ही माहौल रहेगा, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। चाहिए उतना तेल लेते रहिए, आपको मिलते रहेगा। पॉइंट टेकन। संदीप जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो क्लियरली एक मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, पीक प्राइसेस यहां पर बन चुके हैं, आगे गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, सरकार का भी पुश है और ऑयल कंपनीज रिटेल में भी यहां पर भाव घटाएंगी। तो एक अच्छे दिन जैसे हम कह सकते हैं खाने के तेलों में एटलीस्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। बीरेन जी, फ्यूचर्स में तो यहां पर कारोबार नहीं है, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड एग्री कमोडिटीज स्पेशली एडिबल ऑयल में आया है, जहां पर हमने भाव लगातार बढ़ते हुए देखे और अब जिस तरह की एक तरफा मुनाफा वसूली है, आप कैसे देखते हैं इस बाजार को? अब इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहीं शायद आ सकता है, क्योंकि दाम ऑलरेडी 40% गिर चुके हैं इंडोनेशिया में जी। और हमारे यहाँ शायद ये खरीफ फसल चालू है और किसानों को वाजिब भाव के हिसाब से शायद गवर्नमेंट ड्यूटी वापस इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, रुपये कमजोर हो रहा है, तो वो इंटरवेंशन शायद आ रहा है। तो बट फॉरेन में यानी शिकागो में यहाँ से अभी भी थोड़ी डाउन साइड बाकी है। हालांकि कल का जो रिएक्शन है वो मुझे और रिएक्शन पर्टिकुलर एग्री कमोडिटी में दिखा है, तो इसमें मैं एक थोड़ी पुल बैक एक्सपेक्ट करता हूँ। बट ये जो भी इन्वेंट्री है उसको ऑफलोड करने का, रिडक्शन का है समय, और बाकी हैंड टू माउथ ही रहना चाहिए। आज का खाओ आज के लिए, उस तरह। ऑलराइट, तो होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की मूवमेंट्स यहां पर हैं, भाव आपको एज अ कंज्यूमर बेहतर होते हुए दिखेंगे। किसान के लिए कितनी अच्छी खबर है वो ऑफ कोर्स एक दूसरा डिबेट है, लेकिन खाने के तेल ही नहीं, जैसे बीरेन जी ने भी कहा कि मुनाफा वसूली अक्रॉस कमोडिटी सेक्टर यहां पर देखने को मिली। कॉटन में भी हमने काफी हद तक वही हाल बनते हुए देखे। यहां पर भी हम मल्टी मंथ लोज पर कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 11 साल का हाई और भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज बनाने के बाद यहां पर मुनाफा वसूली है। तो 40-41 हजार के आसपास के स्तर आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ इंडियन कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी जी जुड़े हैं। राकेश जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप कॉटन में ये मुनाफा वसूली और आपको अब यहां से बाजार कैसे दिखते हैं? मंदी है मैडम, बेसिकली जो फिनिश गुड्स हैं उनके अंदर बहुत डलनेस है, और दूसरा जो स्पिनर जो कॉटन लेके खरीदता है उसको भी प्राइसेस के ऊपर कैश लॉस है।
जब तक इनमें से दोनों में से कोई एक चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो हम कॉटन के प्राइसेस में कोई बढ़ोतरी नहीं देख सकते। या तो कॉटन की यार्न की डिमांड बढ़े या स्पिनर को प्रॉफिट तो एब्सेंट है, तो कहां से तेजी आ जाएगी। सो राकेश जी, एज एन इंडस्ट्री आप इस प्राइस मूव को कैसे देखते हैं और कंज्यूमर के लिए इसके क्या मायने हैं? हेलो जी राकेश जी, ये जो प्राइस मूव है इंडस्ट्री के तौर पे इसे कैसे देखते हैं और कंज्यूमर के लिए इसके क्या मायने हैं? नहीं, अभी देखिए इंडस्ट्री के लिए भी अभी कोई भी जो है हैंड टू माउथ ही चल रहे हैं, और ना बल्कि लोग धीरे धीरे कंजम्पशन करटेल करके अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अभी, और दूसरा अभी देखिए आगे जो फॉरवर्ड मंथ है अक्टूबर नवंबर के अंदर दिसंबर तक के जो रुई के व्यापार है वो प्रेजेंट लेवल से करीबन आप समझो 20 से 25% लोअर प्राइसेस के ऊपर हो रही हैं जी। तो कहीं वो भी एक कंज्यूमर के दिमाग में दिखाता है भी क्यों मैं लंबा परचेज करूं जब आज से आने वाले दिनों के अंदर 20-25% पे कॉटन गिरावट पे है, तो वो कैसे होएगा जी। और राकेश जी, जिस तरह से बुआई के नंबर्स आ रहे हैं उस पे आप क्या रिएक्ट करेंगे? नहीं, वो ठीक है जी। देखिए मौसम ठीक है, इन दिनों में कहीं पे भी जो एक दो इलाकों में डेफिशिएंसी थी वो भी पूरी होगी। नंबर भी अच्छी हैं, मानसून की डेवलपमेंट भी जुलाई के अंदर ठीक बताई गई है। सब ये बेरिश फैक्टर ही है मैडम। और आपको क्या लगता है कितनी और गिरावट यहाँ पर फिर कॉटन में देखने को मिल पाएगी अगर सारे बेरिश फैक्टर्स हैं तो? देखिए अब हम जो प्रेजेंट भाव अगर मान लो पंजाब का लेते हैं वहाँ 9,000 है जी, और इसी का जो नवंबर या दिसंबर डिलीवरी है वो करीबन 7,300 में मिल रहा है। तो इसका मतलब 1,700 का मतलब ये हो गया रफली 20-22% की जो है वो गिरावट प्रेजेंट भाव से है। जी हाँ, अच्छी खासी मंदी की उम्मीद यहाँ पर। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना वाली बात है, क्योंकि डोमेस्टिक शॉर्टेज है और हम आइस की बेंचमार्किंग से प्राइसिंग कर रहे हैं। तो रेडी प्राइसेस अभी आज 80, 85, 90 डिपेंडिंग अपॉन ग्रोथ, और फॉरवर्ड में ऑल दिसंबर 68-70,000 के बीच चल रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि डाउनसाइड तो आगे शायद रहेगी, बट मैं ओवरली पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। तो आपको अगर यहाँ से अगर मंदी दिखती भी है तो कितनी होगी फिर बीरेन जी? क्योंकि इंडियन मार्केट आइस की तुलना में 35 सेंट अभी भी ऊंचे है जी, तो आने वाले दिनों में ये गैप अगर कम होता है तो क्लैरिटी आएगी। बट इंडियन बेसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन टर्म्स में कैंडी बेसिस पे 55 से नीचे शॉर्ट साइड में जाने में मुझे डर लगता है। ऑलराइट, तो वो यहाँ पर व्यू फिलहाल कॉटन का आता हुआ कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन कितनी बिकवाली हो सकती है उस पर ऑफ कोर्स एक राय बनाने की कोशिश। राकेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और कॉटन के तमाम फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए। अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर आज फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कल के दिन यहाँ पर भारी गिरावट रही। इन एनी केस मेटल्स एक तरफे के ट्रेंड में है। जून में और जून क्वार्टर में यहाँ पर जोरदार मुनाफा वसूली इन एनी केस रही है। तपन, कैसे देखते हैं आप? ज्यादातर मेटल्स यहाँ पर बेयर टेरिटरी में है और उसके बावजूद भी बिकवाली जारी है। जी बिल्कुल, मेटल्स में देखें तो डाउन साइड जो कंटिन्यू है। पिछले 1-2 महीने से जो चाइना में कोविड केसेस चल रहे हैं, कोविड की चिंता है, उसके कारण जो डिमांड है वो लिमिटेड थी। और आज भी न्यूज है कि चाइना अभी शंघाई में मास टेस्टिंग हो रहा है, तो उसके कारण भी मुझे लग रहा है कि डिमांड प्रेशर और रह सकता है प्राइस पे, और प्राइस और डाउन साइड जा सकती है। साथ ही साथ चाइना में जो डोमेस्टिक स्मेल्टर्स और रिफाइनर्स है वहां से भी अभी डिमांड नहीं है, तो उसके कारण प्राइस पे प्रेशर है। कल से जो हमने देखा है डॉलर इंडेक्स जो बड़ा है उसका सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला है, खास करके यूरोप और बाकी कंट्रीज के, यूके में भी जो कंसर्न है रिकवरी के, उसके कारण मंदी के आसार है, तो उसका प्रेशर यहाँ पे प्राइस पे है। तो मुझे लग रहा है आगे जाके और डाउन साइड आ सकती है। कॉपर में खास करके मुझे लग रहा है डाउन साइड कंट्री रह सकती है। कोई भी उछाल यहाँ पे आता है तो सेल करके चल सकते हैं। अगर LME कॉपर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 7,460 के जो लेवल है वो टच हो सकते हैं। तो अगर इंडियन प्राइस में करते हैं तो मुझे लग रहा है 620 से 580 के लेवल जो है कॉपर प्राइस में आ सकते हैं। बाकी कमोडिटीज की बात करें, जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में मुझे लगा है यहाँ से थोड़ा डाउन साइड भी बाकी है, लेकिन कंपेयर टू कॉपर ये दोनों कमोडिटी थोड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे टाइट है। एनर्जी कॉस्ट जो बड़ी है यूरोप में, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम प्राइस को मिलता है। तो मुझे लगा एल्यूमिनियम 195 के लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन उससे डाउन साइड मुझे लगा है थोड़ी लिमिटेड रहेगी। जिंक में भी मुझे लगा है 260 के लेवल आ सकते हैं।
तो ये दोनों भी डिक्लाइन आती है, तो वहां से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वहां पे बाय करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन है। ऑलरेडी यानी कि और बिकवाली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मेटल्स में अब भी है। जो नियर टर्म ट्रेंड्स यहाँ पर हैं वो अभी भी नीचे की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। नीचे के ट्रेंड्स हमने यहाँ पर बाकी एग्री कमोडिटीज में भी बनते हुए देखे हैं। अगर गेहूं की बात करें तो 2022 के हाई से करीबन 37% की गिरावट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में भी एक नीजोक रिएक्शन के बाद यहाँ पर भाव मंदे ही रहे हैं। गेहूं पर बात करते हैं। रोल ऑफ फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट संजय पुरी हमारे साथ हैं। संजय जी नमस्कार। जिस तरह की बिकवाली हमने सब तरफ आते हुए देखी है, गेहूं भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पर भावों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली थी एक समय में, लेकिन अब एक तरफा गिरावट। कैसे देखते हैं आप इंडियन इम्पैक्ट? वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन अनिशा। ऐसा है कि अभी तो कुछ नई बात नहीं हुई है, मगर आस्ता आस्ता करके वीट जो सी है मार्केट में अब प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं। यूपी में हमने देखा है कि पिछले हफ्ते में तकरीबन 100 रुपए की तेजी भी आ गई है वीट में। वो काफी सब्सटैंशियल है, और वो उसका कारण एक तो है कि मंडियों में माल आना बंद हो गया और बरसात की वजह से भी कुछ फर्क पड़ा है। मगर थोड़ी मेरे को लगता है कि क्योंकि काफी मंदा आ गया था तो थोड़ी मार्केट अब अपने पैरों को पकड़ रही है। एक बात ये है, मगर ये सोचने की बात ये है कि ऑलमोस्ट 23 मिलियन टन की रिडक्शन है प्रोक्योरमेंट में इस साल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और प्रोडक्शन में इतना कम नहीं हुआ। मतलब जो प्रोडक्शन ठीक है, 100 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे, 104, 10 तक भी कर रहे थे, 90 कुछ में अभी कोई कर रहे हैं, मगर अगर 10 मिलियन टन की भी कम हो गई होगी तो एक्सपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया है। तो मार्केट में एक बड़ा सब्सटैंशियल स्टॉक पड़ा है। 23 मिलियन टन रिडक्शन है प्रोक्योरमेंट में लास्ट ईयर से। तो माल तो है मार्केट में, मगर फिर भी क्योंकि इतना बॉटम लग गया था मार्केट का, अब मार्केट पिछले एक हफ्ते से काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है। जो मंडियां हैं वहां पे 100 रुपए की तेजी आ चुकी है, खासकर की यूपी की मंडियों में। तो ये फिलहाल ये है। बाकी बड़ी खबर तो इस वक्त हम लोगों के लिए, फ्लावर मिल के लिए या ग्रेन मार्केट के लिए, वो जो इनकी नोटिफिकेशन हम वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो जीएसटी की नोटिफिकेशन आएगी, वो एक बहुत बड़ी खबर है। वी आर वेटिंग कि उसमें किस तरीके से दे विल प्ले इट आउट। प्रेस नोट में उन्होंने कहा है कि वो उसको डिस्टिंग्विश करेंगे कंज्यूमर, मतलब रिटेल को और होलसेल को। और पहले जो लोग थे जो कि रिटेल में माल बेच रहे थे, उसमें कुछ लोगों को टैक्स लगता था और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को टैक्स लगता था, और जिन लोगों ने अपने ब्रांड्स को सरेंडर कर दिया था, डिस्क्लेमर लगा के बेच रहे थे, उनको टैक्स नहीं लगता था। वो रिजीम खत्म करके अब वो कह रहे हैं कि हम इसको डिस्टिंग्विश ही कर देंगे बिटवीन रिटेल एंड होलसेल, को शायद टैक्स नहीं लगेगा। मगर वो नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, सिर्फ प्रेस नोट आई है। दैट इज द बिग न्यूज एंड वी आर वेटिंग, आई थिंक इन अ डे और सो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट, क्योंकि 5% कमोडिटी में काफी फर्क पड़ता है जी। और ये 17 जुलाई से है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि उसके पहले ये नोटिफिकेशन हम आता हुआ देखेंगे। हाँ बिल्कुल जी, नोटिफिकेशन तो अभी आनी शुरू हो गई है। आज भी इन्होंने थोड़ी सी कुछ नोटिफिकेशन निकाली थी, मगर इसकी क्लैरिटी के क्या वो किस तरीके से उसको टैक्सेशन लगाएंगे। और एक ग्रेन्स के ऊपर भी कहीं पे खबर है, और अगर ग्रेन पे लगेगा तो वो तो आई थिंक दैट विल बी अनप्रेसिडेंटेड इन आवर हिस्ट्री, क्योंकि हमारे को कभी इस तरह से टैक्स नहीं लगा। तो स्टेट्स लगाती हैं, सेंटर का कभी टैक्स नहीं लगा वीट के ऊपर। अब उसमें भी वो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वेट एंड वॉच है। काफी लोगों ने उसमें अब एंजाइटी है, बट आई थिंक वी शुड सी इट इन अ डे और सो। आई थिंक दैट इज द बिग थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। बाकी वीट की प्राइसेस थोड़ी बढ़ रही हैं, मगर अभी कोई खास बात नहीं है। महीना और लगेगा जब मार्केट थोड़ी सी खुलेगी। बाकी कहने के लिए है, OMSS क्योंकि मार्केट में नहीं है तो स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। OMSS मार्केट में FCI बेचती थी माल, तो उससे मार्केट स्टेबल रहती थी। अब वो क्योंकि नहीं है तो इसके लिए कभी बढ़ जाती है वीट, कभी कम हो जाती है मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी प्राइसेस जी। पॉइंट टेकन। संजय जी, ऑफ कोर्स आपसे फिर यहाँ पर बात करेंगे जब हम कुछ क्लैरिटी यहाँ पर जीएसटी पे आता हुआ देखेंगे। जैसे आपने कहा कि ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा, और 17 जुलाई को क्योंकि ये सब लागू हो जाएगा, तो उसके पहले क्या क्लैरिफिकेशंस, क्या नोटिफिकेशंस हैं बाजार में, इसका ग्रेन्स, गेहूं पर काफी असर पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर चीनी की भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की मुनाफा वसूली या सेल ऑफ हमने आता हुआ देखा है, चीनी भी इससे अछूती नहीं रही है। 4 महीने के लोज पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार है। आइस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ अब हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूव्स और भारतीय बाजारों पे उसका इंपैक्ट?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में जरूर से मार्केट रिएक्ट कर रही है। वो रिएक्ट कर रही है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और वैसे कोई नेगेटिव फैक्टर शुगर में नहीं है। जहां तक भारत में है वो प्राइस तो स्टेडी पड़े हुए हैं। डोमेस्टिक मार्केट जो रिलीज मैकेनिज्म से चलते हैं और वैसे देखो तो हमारे पास अभी तो कोई चीनी बची भी नहीं है तो भी डिमांड काफी है, क्योंकि जियोग्राफिकली ब्राजील अपनी जगह पे है, हिंदुस्तान अपनी जगह पे है और इंडिया को जो है आजू बाजू के गल्फ कंट्रीज और एशियन कंट्रीज की इतनी डिमांड अच्छी है कि अगर गवर्नमेंट कुछ जो हमने डिमांड की है वो एक्स्ट्रा रिलीज भी अगर मिल जाए कुछ कोटा एक्सपोर्ट करने के लिए सितंबर के पहले, तो वो भी 1 मिलियन टन या आधा मिलियन टन जो भी दे उतना भी निकल जाएगा। और 6 मिलियन टन से ज्यादा तो चीनी रहने वाला नहीं है सितंबर एंड में, तो बैलेंस शीट काफी रिजनेबली अच्छी है। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है। और दूसरी एक चीज ये रहती है कि जुलाई महीने में बारिश साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरे हिंदुस्तान को कवर करती है। इस समय जो सेमी होलसेलर और होलसेलर जो स्टॉकिंग करते हैं वो अपना स्टॉक सबसे नीचे लेवल पे लेके आते हैं स्टॉक इन ट्रेड को। इवन एफएमसीजी भी ये पेरिसेबल कमोडिटी उसको जो मॉइस्चर या डैमेज नहीं हो जावे उसकी वजह से स्टॉक नीचे लाते हैं। तो सेकंड हाफ के लास्ट वीक में देखिए कि वो जुलाई से मार्केट अच्छी होती है, क्योंकि अगस्त महीने से जो भी है फेस्टिवल चालू होते हैं और अक्टूबर तक रहेंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर हिंदुस्तान में रेट्स अच्छे रहेंगे ये दिख रहे हैं। और ब्राजील का प्रोडक्शन भी लास्ट ईयर के सेम पेट पार रहने से जो डाउनवर्ड आ रहा है कुछ भी, तो दैट इज जस्ट एडजस्टिंग दी डॉलर प्राइस ओनली, नथिंग एल्स इन दैट। तो शुगर में इतना जो नीचे आया है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द डॉलर स्ट्रांगनेस। जैसे कि कहा जा रहा है कि ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में जिस तरह की बिकवाली है वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, एक्सपेक्टेड नहीं थी और शायद सस्टेनेबल भी नहीं है और काफी हद तक जो डिमांड सप्लाई फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पर लौटता हुआ देखेंगे। प्रफुल्ल विटलानी जी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो गिरावट है वो पेसिमिज्म है, रिसेशन फियर्स हैं, मैक्रो जो यहाँ पर चीजें चल रही हैं उनकी वजह से सेल ऑफ है। डिमांड सप्लाई अगर आप देखें तो हर कमोडिटी की काफी अलग है और धीरे धीरे कमोडिटी बाजार उस तरफ यहाँ पर मोड़ लेता हुआ नजर आएगा भी। लेकिन इसी के साथ ये शो समेटने का भी समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होंगे आवाज समाचार।